फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने देखा निकिता आधी रात को ही अपना ज़रूरी सामान पैक करने लगी। सुबह उसे और भी बहुत काम करने थे। दूसरे शहर में घर ढूंढना था, ऑफिस जाकर अपने सीनियर से बात करनी थी। वहाँ अगर इसी कंपनी की ब्रांच में काम मिल गया तो उसे फिर से नई नौकरी की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। इससे समय भी बचेगा और खर्चा भी। हाँ, स्कूल ज़रूर देखना पड़ेगा। कोशिश करेगी घर से स्कूल की दूरी कम हो ताकि सुविधा हो सके। ऑफिस भी पास ही हो तो सोने पर सुहागा। मन ही मन कल की सारी योजना बनाती निकिता सोफे पर बैठी और वहीं सो गई। अब आगे रात ही रात में ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें शहर छोड़ना है? सूरज परेशान था। मेरी कंपनी ने दूसरे शहर में ट्रांसफ़र कर दिया। निकिता खुद को संयत रखकर बोली। कंपनी ने फैसला ले लिया, वो भी एक रात में। सूरज के चेहरे पर हैरानी और परेशानी दोनों के भाव थे। कई दिनों से कंपनी इस पर विचार कर रही थी और आज हो गया फैसला। निकिता सामान पैक कर रही थी। उसे डर था सूरज से नज़रें मिली तो वो उसका झूठ पकड़ लेगा। ऐसे कैसे वो तुम्हें दूसरे शहर भेज सकते हैं? ऐसा कोई नियम ज्वाइनिंग के समय तो नहीं था। सूरज, अब तुम इस तरह भी मत बनो। वैसे भी इस शहर से मेरा दिल भर गया है। कम से कम मुझे तो बता देती, मैं भी अपने ऑफिस में एप्लीकेशन लगा देता। क्या पता मुझे भी भेज ही दे। खैर, आज मैं ही ये काम करता हूँ। तुम अपने ऑफिस से 2-4 दिन का समय ले लो, साथ ही चलेंगे। तब तक मैं वहाँ घर भी ढूंढने को कह दूँगा किसी से। मैं अकेली ही जाऊंगी सूरज। तुमने बहुत कर लिया मेरे लिए, अब नहीं। क्या कहा? बहुत कर लिया? क्या कर लिया निकिता? तुम मुझसे ही दूर जाना चाहती हो। ऐसा नहीं है कि शहर में जा रही हो। वो शहर का नाम भी नहीं पता? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तुम्हें बताया तो तुम। आगे निकिता कह नहीं पाई। मतलब मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है निकिता? तुम कहीं नहीं जा रही, मैं कुछ नहीं जानता। तुम भले भूल जाओ कि हम दोस्त हैं, लेकिन मुझे हमेशा याद रहेगा सूरज। तुम मेरे दोस्त हो और हमेशा रहोगे। फिर ये दूसरे शहर जाने का क्या चक्कर है? इसकी वजह तुम नहीं हो। फिर रोहित वो इसी शहर में है। कहकर निकिता ने सूरज से नज़रें चुरा ली। तुम उसे कब मिली? लगभग 1 महीने पहले। मुझे क्यों नहीं बताया? ऐसे ही सोचा तुम्हें तकलीफ़ होगी। और तुम्हें तकलीफ़ नहीं हुई? नहीं, मैं उन सब से बहुत दूर निकल आई हूँ। मेरी नज़रें बहुत तेज़ हैं, मुझे साफ नज़र आ रहा है कितनी दूर निकल आई हो तुम। अब तुम्हें सब पता है। मुझे जाने दो अकेले ही। कब तक तुम्हारा सहारा लूँगी? तुम्हें मैं वैसाखी लगता हूँ तो यही सही। बच्चों को लेकर आता हूँ। उन बच्चों को भी क्या पता साथ में आज उनका आखिरी दिन है। रोहित बड़ा बेचैन था। उसे रह रह कर निकिता की सूरत नजर आ रही थी। वो भाग जाना चाहता था इन सब से दूर, निकिता से दूर। भागता ही तो आया था वो हमेशा ही। शायद उस दिन अगर उसने सूरज की बात न मानी होती और मंदिर जाने की बजाय घर पर ही रुक जाता तो वो घटना न घटती जिसका श्राप लग गया है शायद उसकी ज़िंदगी को। वो विधवा कौन थी जिसकी मांग में गलती से सिंदूर गिरा था? उसकी ही हाय है, मुझे मेरा प्यार मिलकर भी नहीं मिल पाया। उस दिन मंदिर नहीं जाता तो जाने अनजाने मुझसे ऐसा पाप न होता। फिर शायद मेरी ज़िंदगी मेरे हिसाब से चलती। लेकिन मेरी ज़िंदगी भी तो मुझे उसी दिन नजर आई थी, उसी मंदिर में, उसी भीड़ में जिसमें वो घटना घटी थी। निकिता, रोहित के दिल ने पुकारा और फिर उसकी दुनिया बदलने लगी। वो वापस उन्हीं दिनों में जाने लगा जिनसे भागना चाहता था। रोहित की रात बड़ी बेचैनी में गुजरी थी। उसने ठान लिया था अब घर वालों को सब बताकर ही रहेगा। वो निकिता को जल्द से जल्द विधवापन के तमगे से आज़ाद करना चाहता था। जब से उसे उसके तपस्या भरे जीवन के बारे में मालूम हुआ, तब से वो और भी बेचैन हो उठा था। उसके मासूम चेहरे के पीछे छिपे दर्द को वो क्यों नहीं देख पाया? इस बात की टिस पिछली पूरी रात उसके दिल को छलनी करती रही। सुबह उठा तो बदन और मन दोनों में भारीपन महसूस हो रहा था। हाय, तेरी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? तबीयत तो ठीक है ना? आंगन में काम करती माँ रोहित से बोली। आंख में कचरा चला गया था, बस उसी से नींद नहीं आई। रोहित ने बहाना बनाया।
कचरा चला गया, इधर आ मैं निकाल दूँ। माँ काम छोड़कर रोहित के पास आती हुई बोली। अब ठीक है माँ, पक्का? हाँ माँ, रात ही काहे नहीं बुलाया, मैं निकाल देती, रात भर फालतू परेशान रहा। माँ ने प्रेम जताया। माँ जी, अब चिंता क्या करनी, आ रही है ना देवरानी आंखों से कचरा निकालने वाली। आंगन के कोने में सारे गंदे कपड़े रखती हुई सरिता बोली। भाभी नाम लिया करो ना मेरा, क्या देवर जी करती रहती हो। रोहित चेहरा लटकाकर बोला। ठीक है रोहित, अब खुश? सरिता ने हंसकर कहा। हूँ। और क्या कह रही थी आप? कचरा निकालने वाली मतलब तेरे ब्याह की बात करने गए हैं तेरे बाबूजी। इस बार माँ ने जवाब दिया। मेरी शादी इतनी जल्दी क्या है? रोहित अचानक हुई शादी की बात से घबरा गया। जल्दी तो है बेटा, तेरे ऊपर काल सर्प दोष है, इसका निवारण करना होगा, नहीं तेरी जान। राम राम, भगवान मेरे बच्चे को सारी बलाओं से बचा कर रखे। माँ रोहित की बलाएं लेते हुए बोली। लेकिन इस दोस्त का मेरी शादी से क्या कनेक्शन है? रोहित झुंझलाया। ये सारी बातें मैं नहीं जानती, तेरे बाबा कभी ठीक से कुछ बताते कहाँ हैं। हाँ, इतना कह रहे थे तेरी शादी जल्द से जल्द करनी पड़ेगी। पंडित जी ने ही किसी लड़की के बारे में भी बताया जिससे तेरा दोस्त दूर हो जाएगा। सो तेरे बाबा चल दिए बात करने। मुझसे पूछना तो चाहिए था। औलाद मौत के मुंह में जा रही है और हम उससे पूछें कि तुझे बचाएं कि नहीं। ये काल सर्प दोस्त को भी मेरी शादी के ही पीछे पड़ना था। रोहित झुंझलाता हुआ वापस अपने कमरे की तरफ चला गया। बड़ी मुश्किल से उसने घर वालों से बात करने की हिम्मत जुटाई थी, लेकिन यहाँ तो और ही बखेड़ा खड़ा हो गया था। अब इससे कैसे निपटे, यही सोचता रोहित और भी परेशान हो गया। चारू, आज देर हो रही है ना, तुझे कॉलेज भी जाना है, मुझे जगाया क्यों नहीं? निकिता नहा कर निकली तो सामने खड़ी चारू से कहने लगी। चारू उसे लगातार इशारे कर रही थी। ऐसे क्या? निकिता ने देखा आंगन में और भी लोग बैठे हैं। उसने तुरंत वापस अपने बाल तौलिए में लपेट लिए, जो अभी अभी सुखाने की गरज से तौलिए से आज़ाद किए थे। इसके बाद वो सीधे अपने कमरे की तरफ चल दी। उसे इजाज़त नहीं थी आंगन में लोगों के सामने आने की। इसका कारण भी उसका विधवा होना ही था। सुबह सुबह विधवा को देखा जाना अपशगुन माना जाता था। दीदी के जाते ही चारू ने तुलसी के पास दिया जला दिया, जैसा कि माँ का आदेश था। रोज दीदी ही ऐसा करती थी, पर क्योंकि आज घर में कुछ लोग आए थे और दीदी भी देर से उठी थी, इसलिए ये काम उसे करना था। दिया जलाकर उसने दोनों हाथ जोड़े। इसके बाद वो सीधा दीदी के कमरे की तरफ गई। जाते जाते उसने सुना, पूजा पाठ में भी बड़ा ध्यान है इसका, रोहित के लिए एकदम सही है। उन तीनों में से किसी एक ने कहा था, शायद पंडित जी ने। चारू ने जैसे ही रोहित का नाम सुना, उसका दिल एकदम से धड़क उठा और चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ आई। दीदी दीदी दीदी, चारू निकिता के दोनों कंधों को पकड़ खुशी से नाचने लगी। क्या हुआ? निकिता ने पूछा। दीदी, तुम्हें पता है बाहर वो लोग क्यों आए हैं? चारू की खुशी उसके चेहरे पर छलक छलक कर आ रही थी। लेकिन वो हैं कौन? मत पूछो कौन है, वो मुझे भी नहीं पता, मतलब ठीक से नहीं पता, लेकिन शायद रोहित के परिवार से हैं। रोहित के परिवार से? निकिता का दिल अनजान आशंका से भर उठा। मुझे तो लगा था तुम पूछोगी, कौन रोहित? वो कल जो मंदिर में मिला था। निकिता धीमी आवाज में नजरें नीची करके बोली। हाँ वही। पता है उसके परिवार वाले यहाँ क्यों आए हैं? चारू ने चहकते हुए पूछा। निकिता ने नए में सिर हिला दिया। वो रोहित का रिश्ता लेकर आए हैं। किसके लिए? निकिता घबरा उठी। अचानक ही उसके मुंह से निकल गया, मेरे लिए। और किसके लिए? इस घर में अब मैं ही तो हूँ शादी के लिए। दीदी सच बताऊँ, जब मैंने पहली बार उसे देखा था ना, तभी मुझे वो पसंद आ गया था। तुम्हें पता है वो बहुत दिनों से हम पर नज़र रखे था। उसे मैं भी पसंद हूँ, इसलिए तो वो रोज सीढ़ियों पर तब तक खड़ा रहता है जब तक हम मंदिर नहीं पहुँच जाते। फिर हमारे पीछे पीछे मंदिर आता है, हमें पूजा करते देखता है, उसके बाद सीढ़ियों तक हमारे पीछे भी आता है। मैं तभी समझ गई थी, लेकिन तुमसे कह नहीं पाई। कल ही उससे दोस्ती हुई और देखो इतनी जल्दी ऊपर वाले ने हमें मिलाने की व्यवस्था भी कर दी। क्या पता उसने ही अपने घर वालों से कहा हो।
इसके लिए सबसे बड़ा थैंक यू तो तुम्हारा बनता है। चारू ने निकिता की तरफ देखा। निकिता चारू की बातें सुनकर स्तब्ध रह गई थी। चारू ये क्या समझ बैठी थी, या कहीं वो खुद ही तो गलत नहीं समझ बैठी। नहीं नहीं, रोहित की आंखों में अपने लिए उसने एक निर्मल भाव देखा था, जिसे प्रेम ही कहा जा सकता है। फिर चारू को इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई? क्या सोचने लगी दी? चारू ने निकिता को झकझोरा। कुछ नहीं, क्या कह रही थी तू? निकिता खुद को संभालती हुई बोली, मैंने कहा आपको बहुत सारा धन्यवाद। आपके साथ ही तो मैं मंदिर जाती थी, वरना मुझे पूजा करनी कहाँ आती है। लेकिन अब सीखना पड़ेगा, रोहित के घर वालों को पूजा पाठ करने वाली बहू चाहिए। चारू अपने में ही खोई थी, अपनी आने वाली जिंदगी के सपने संजोने लगी थी। इधर निकिता को अपना दिल बैठता हुआ महसूस होने लगा। कुछ दरक रहा था उसके अंदर। क्या ये वो खुद नहीं जानती थी? वो विधवा है, उसके नसीब में प्रेम नहीं। ये सब वो पहले ही जानती थी, लेकिन फिर भी कुछ तो था जो उसे बड़ी तकलीफ दे रहा था। निकिता तौलिए से अपने बाल सुखाने लगी। निकिता ने बाहर झांक कर देखा, आंगन अब खाली था। निकिता भी बाहर आ गई। उसे अपने कपड़े छत पर सूखने के लिए डालने थे। मंदिर तो शायद अब वो नहीं जा पाएगी। वैसे भी कहीं उसे वहाँ रोहित नजर आ गया तो। चारू कितनी खुश है, वो रोहित से प्यार भी करती है। शायद इस सफ़ेद साड़ी ने मेरी ही अकल पर पत्थर डाल दिया, वरना मुझे भला कोई क्यों पसंद करेगा। हाँ, वो चारू को ही देखता होगा। निकिता अपने मन को समझा रही थी, लेकिन उसका दिल उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। वो जिद कर बैठा, रोहित उसे ही पसंद करता है। निकिता भी इस मामले में ज़्यादा जिद्दी निकली। चारू उसे पसंद करती है और उसका रिश्ता भी आया है चारू के लिए। उनकी जोड़ी भगवान ने बनाकर भेजी है, निकिता ने समझाया। तभी उसके पास चारू आकर खड़ी हो गई। मेरी छोटी बहन भी अब दुल्हन बनेगी। निकिता चारू को छेड़ती हुई बोली, बात पक्की तो होने दो दीदी। चारू शर्मा गई थी। बात पक्की होने में क्या देर है? रोहित अच्छा लड़का है, उसका परिवार भी ठीक ही लगता है। तू देखना, बाबा तुरंत हाँ कर देंगे। निकिता बोली, मना कर दिया? लेकिन क्यों? इतना अच्छा रिश्ता था और आप मना कर दिए। तभी सुजाता की आवाज़ उन दोनों के कानों में पड़ी। मुझे नहीं जचा तो मना कर दिया, इसमें कौन सा बड़ी बात है? प्रकाश ने खरा सा जवाब दिया। लड़की के बाप को कभी मना करते देखा है? सुजाता खिंच उठी। लड़की का बाप हूँ तभी मना किया है। ऐसे कैसे बगैर सोचे समझे अपनी बेटी ब्याह दें? बगैर सोचे झट से न तो कर दो। सोचने समझने का क्या है? मिल जाता समय बाद में। तुम तो छूटते ही मना कर बैठे। समझने वाली कोई बात भी तो हो। प्रकाश खींचा। छत पर कपड़े सुखाते निकिता और चारू अपने माँ बाबा के बीच होती बातें सुन रहे थे। निकिता ने चारू की तरफ देखा, उसका मुंह उतर गया था। लग रहा था अभी रो ही पड़ेगी। तू चिंता मत कर, मैं बाबा से बात करूंगी और ये भी बताऊंगी रोहित बहुत अच्छा लड़का है। निकिता ने कहा तो चारू उससे लिपट गई। बाबा मान जाएंगे, मैं मना लूँगी। निकिता ने चारू के सिर पर हाथ फेरा और मन ही मन सोचने लगी, बाबा ने तुरंत ही मना कर दिया। ऐसा क्या कारण रहा होगा? जो भी होगा, अपनी बहन की खुशी के लिए वो इतना तो कर ही सकती है। हम अंदर चलकर बात कर सकते हैं। रोबदार चेहरे वाला व्यक्ति बोला, ऐसी बात क्या करनी है जो या नहीं हो सकती? प्रकाश को हैरानी हुई। बात ऐसी ही है, हम लोगों के बीच ही रहे तो अच्छा। दूसरा व्यक्ति बोला, जिसके चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। मुस्कान बनावटी थी या प्राकृतिक, इसका अनुमान लगाना कठिन था। लेन देन के बारे में है तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। प्रकाश ने साफ साफ शब्दों में कहा। उधर रसोई से इनकी बातों पर कान लगाए सुजाता कूद पड़ी। एक बेटी को भाग ले डूबा, दूसरी को ये अपने वसूलों के चलते न बहाने देंगे। हे ईश्वर, तू इन्हें बुद्धि दे जरा सी। मेरे बाप ने भी तो जर जेवर दिए थे कि नहीं? ये बात और है, इन्होंने मना ही किया था। लेकिन एक बाप भला बेटी को कुछ न दे, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रकाश अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इससे पहले वो कुछ और कहकर उन्हें वापस भेजता, पंडित जी बोल पड़े, प्रकाश, लेन देन के अलावा भी बहुत सी बातें होती हैं।